8th 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चंस आता है 12th तक, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो इस प्रकार का क्वेश्चंस आता है। कैसे? डू एज डायरेक्टेड, है ना। ग्रामर पोर्शन में आता है डू एज डायरेक्टेड, कहे अनुसार करिए, कहे अनुसार करिए दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चंस ज़रूर आता है, तो आपको समझना है कि क्या होता है ये क्वेश्चंस और कैसे हल किया जाता है। देख लीजिएगा, ये 5 से 7 अंक दिला देता है, 5 से 7 अंक आपका मिल ही जाता है इससे। इफ़ यू विन द रेस आई शैल रिवार्ड यू, इफ़ यू विन द रेस आई शैल रिवार्ड यू। इसमें प्रयोग यूजिंग अनलेस, अनलेस का प्रयोग करना है। क्या किसका करना है? अनलेस का प्रयोग करना है दोस्तों। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं, कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता है, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। देख लीजिएगा, इसमें अनलेस का प्रयोग कर रहे हैं हम। कैसे कर रहे हैं देख लीजिएगा। यदि हम इफ़ की जगह अनलेस को लिखेंगे तो देखिए क्या क्या चेंजेस होगा। तो इफ़ की जगह लिखा हमने अनलेस, फिर ये इफ़ तो हट गया, ठीक है। अनलेस यू विन द रेस। अब देखिए अनलेस में क्या होता है कि दोनों वाक्य को जोड़ देते हैं और अनलेस को एक ही, दोनों का एक ही वाक्य बन जाता है। ये दो है, ये फुल स्टॉप है, ये अलग है। जब मतलब ये इसका मतलब है तुम रेस जीतते हो तो आई शैल रिवार्ड यू, मैं तुम्हें इनाम पुरस्कार दूंगा। तो अनलेस का प्रयोग में क्या होगा, दोनों एक ही वाक्य हो गए। और आई शैल नॉट, क्या लिखा है समझ में आ रहा है ना, शैल नॉट रिवार्ड यू, रिवार्ड यू, ए फुल स्टॉप। अनलेस यू विन द रेस आई शैल नॉट रिवार्ड यू। दोस्तों यदि अनलेस का प्रयोग करेंगे तो यदि वाक्य ये अफर्मेटिव में है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ये जो सेकंड पार्ट वाला वाक्य अगर अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखना है अनलेस का प्रयोग करते हैं तो। अनलेस यू विन द रेस आई शैल नॉट रिवार्ड यू, यदि तुम रेस जीतोगे तो मैं तुम्हें, यदि तुम रेस नहीं जीतोगे तो मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा, यदि तुम रेस नहीं जीतोगे तो मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया पहला, इसमें यूजिंग अनलेस, अनलेस का प्रयोग किया था हमने, ठीक है। सेकंड पोर्शन पे आ जाते हैं। हिज फादर वाज वेरी एंग्री, हिज फादर वाज वेरी एंग्री ही बीट द डॉग। उसके पिता बहुत नाराज थे, उसने कुत्ते को पीटा। इसमें यूजिंग सो दैट, यूजिंग सो दैट, सो दैट का प्रयोग करना है हमको। क्या करना है, सो दैट का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे हम सो दैट का प्रयोग, देख लीजिएगा। हिज फादर, हिज फादर वाज, और जो वेरी दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, वेरी, ये वेरी को हटाएंगे हम, रिमूव करेंगे और यहाँ की जगह आएगा सो एंग्री। अब ये जो सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस को फिर अपन क्या दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं। तो ये अलग अलग था तो ये फुल स्टॉप हटा और यहाँ की जगह दैट लगाया। और फिर ये कैपिटल में था क्योंकि सेकंड पार्ट सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस के स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर में होता है। तो हम जब एक ही करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमें स्मॉल लेटर में लिखना होगा प्रोनाउन। ही बीट द डॉग, ठीक है। ये सो दैट का प्रयोग हो गया। हिज फादर वाज सो एंग्री दैट ही बीट द डॉग। उसके पिता इतने नाराज थे कि उन्होंने क्या करा, कुत्ते को पीट दिया। उसके पिताजी इतने नाराज थे कि उसने कुत्ते को पीट दिया, ठीक है ना। किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं, बेचारे बेजुबान जानवरों पे। क्या करते हैं लोग, जब उनको उनके ऊपर हिम्मत नहीं होती है, उनको डांटने की हिम्मत नहीं होती है, और ख़ास करके घर की मालिका जो मालकिन होती है उन पर हिम्मत नहीं होती है, तो किसी बेजुबान जानवर पे गुस्सा निकाल देते हैं लोग।
ये तो क्या करते हैं, गुस्सा है वो तो कहीं भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति बहुत उग्र हो जाता है। यदि गुस्सा आता है ना तो सब चीज़ भूल जाता है। एंगर ऑलवेज डू बैड वर्क्स, एंगर ऑलवेज डू बैड वर्क्स, इट हार्म्स नॉट ओनली आवर बॉडी बट आवर लाइफ, होल लाइफ बिगाड़ देता है, पूरा जीवन बिगाड़ देता है। गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, हमें कंट्रोल आना चाहिए गुस्से पर। तो ठीक है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो उसके पिता इतने नाराज़ थे कि उन्होंने क्या करा, कुत्ते को पीट दिया, बेजुबान जानवर को पीट दिया। ठीक है, कोष्टक में था सो दैट का प्रयोग, तो सो दैट का प्रयोग किया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट गेट अप इन टाइम, वह इतना आलसी है कि टाइम पर, वह इतना आलसी है कि टाइम पर नहीं उठ पाता, समय पर नहीं उठ पाता है ना, बहुत लेट उठता है, सोने में पड़ा रहता है वो। इसमें क्या, इसके में क्या करना है, टू का प्रयोग करना है। दोस्तों टू का प्रयोग हमारी पिछली क्लास में अच्छे से समझा रखा है। अभी तो हम इसको क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा समझना है हमको, पर उसमें और अच्छे से समझा रखा है हमने टू का प्रयोग। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे मिडिल, हायर सेकेंडरी और किसी भी स्नातक वाली कौन सी भी एग्ज़ाम हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलता है दोस्तों। इसलिए ध्यान से देखें क्लास को। ही सो लेजी दैट ही कैन नॉट गेट एंग्री, तो इसमें हमने टू का प्रयोग करना है। किसका करना है, टू का प्रयोग करना है। देख लीजिएगा दोस्तों टू का प्रयोग कैसे करेंगे हम। ही इज टू, ठीक है, ये सो हट गया और टू लगा दिया, लेजी दैट, दोस्तों दैट नहीं आएगा क्योंकि हमको टू का प्रयोग करना है, टू। अब ये जो सब्जेक्ट इसके बारे में चर्चा हो रही है, तो ही कैन नॉट भी हटेगा, क्योंकि नेगेटिव पोर्शन भी हटेगा। टू में वही चीज़ बता दी जाती है जो नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, ही इज़ टू लेजी टू गेट अप इन टाइम, बहुत ही अच्छे से समझा रखा है दोस्तों पिछली क्लास में हमने। तो आप समझ ले, देखिए टू का प्रयोग में क्या हुआ कि एक तो सो हटा, सो को रिमूव किया, और फिर उसमें जो सेम सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के साथ जो भी नेगेटिव पोर्शन होता है वो हट जाता है, और उसको टू से ऐड करके बाकी जो वर्ब होती है, अदर वर्ड होते हैं, उसको जोड़ दिया जाता है। देख लीजिएगा, ही इज़ टू लेजी टू गेट अप इन टाइम, वह उठने में बहुत आलसी है, वह उठने में बहुत आलसी हैं। इसका मतलब भी वही हुआ, वह इतना आलसी है कि समय पर उठ नहीं सकता, और वह उठने में, ठीक है ना, ही इज़ टू लेजी टू गेट अप इन टाइम, वह समय से उठने में बहुत आलसी है। ठीक है दोस्तों, ये टू का प्रयोग हो गया, क्योंकि फर्स्ट जो दो पोर्शन है, डेट के बाद वाला पोर्शन होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है और कुछ नेगेटिव पार्ट होता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है और बाकी वर्ब लिख दी जाती है, और जो अदर वर्ड है पार्ट वाक्य में जो अदर वर्ड है उसको लिख दिया जाता है। तो ही इज़ टू लेजी टू गेट अप इन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। ब्रिंग योर नोटबुक, अपनी नोटबुक लाओ। इसमें क्या करना, चेंज इनटू नेगेटिव में चेंज करना। दोस्तों ये इम्पेरेटिव सेंटेंस से आपको पता हो तो इसमें सब्जेक्ट लुप्त रहता है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना, कोई भी लुप्त रहो, हमको तो हमारा काम करना है। यदि कोई काम करने के लिए जा रहा है, यदि कोई ओनर उपस्थित नहीं है तो क्या बैठेंगे, क्या नहीं, वो तो अपना काम करेंगे, क्योंकि उन्हें काम करना है। उसमें ओनर की उपस्थिति हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो क्या मतलब, अपन को सब्जेक्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हमें तो करना है, क्या करना है, नेगेटिव में करना है। तो नेगेटिव में करते यदि इम्पेरेटिव तो वो क्या होगा, डोंट आते हैं, डू नॉट आता है, डू नॉट। फिर वर्ब लिख देते हैं, ब्रिंग योर नोटबुक। ये दोस्तों ये नेगेटिव में चेंज कर दिया, डू नॉट ब्रिंग योर नोटबुक। ये था अफर्मेटिव में, ये है नेगेटिव में। अपनी नोटबुक लाओ, अपनी नोटबुक मत लाओ, ये हो गया नेगेटिव में।
चलिए नेक्स्ट है राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इसको करना है इंट्रोगेटिव में चेंज। इस प्रकार के क्वेश्चंस जरूर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। दिखाई दे रहा है आपको, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। यदि किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो उसमें हमको याद होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देती है अफर्मेटिव में, तो हमको याद है कि डू या डज होता है। पास्ट में नहीं होती है तो डीड होता है। कुछ हेल्पिंग वर्ब होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही सही, तो हमको ये इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो हेल्पिंग वर्ब लिख दिया इज, फिर है राधा, तो इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या राधा गाना गा रही है, उसमें राधा गाना गा रही है, इसका इंट्रोगेटिव हुआ क्या राधा गाना गा रही है। ठीक है, तो इसमें और इंट्रोगेटिव मार्क आ गया, फुल स्टॉप था, इंट्रोगेटिव मार्क आ गया। नेक्स्ट देख लीजिएगा दोस्तों, राम एंड श्याम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, करेक्ट द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कुछ गलती है तो आपको करेक्ट करना है। करेक्ट द सेंटेंस, वाक्य को सही कीजिए। तो राम एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अच्छे से पढ़ाया है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयुक्त होगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही प्रयुक्त होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई था पिछली क्लास में हमने नियम। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है क्या, राम एंड श्याम? जी नहीं, राम एंड श्याम अलग अलग है, क्योंकि राम अलग श्याम अलग। अगर राम एंड ही मतलब कुछ भी ऐसा होता हो तो हमने बताया कि यदि आर्टिकल होते, किसी एक सब्जेक्ट में आर्टिकल होता दूसरे में नहीं होता है, तो जो पहला व्यक्ति होता है वही दूसरा होता है, तो वो सेम सिचुएशन हो जाती है। पर ये राम अलग है श्याम अलग है, तो जी नहीं, यहाँ क्या होएगा, प्लूरल वर्ब में प्लूरल फॉर्म आ जाएगा आर। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, ये करेक्ट हो गया, अपना सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्लीनिंग ही द रूम इज, इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो दोस्तों रीअरेंज करने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर याद होना है, क्या कि सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं यदि हो तो, फिर एम वी मतलब मेन वर्ब लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और जो भी अदर वर्ड होते हैं वो लिखते हैं। ये नियम है हमारा। यदि ये नियम याद है हमने तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, और फिर हेल्पिंग वर्ब एच वी वो लिखेंगे अगर हो तो, और नहीं हो तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद एम वी मेन वर्ब लिखेंगे जो भी यदि होगा, उसके बाद में जो भी अदर वर्ड होगा वो लिखेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा कैसे रीअरेंज कर रहे हैं। सब्जेक्ट देख लीजिएगा क्या है, ही है यहाँ, तो ये कैपिटल में आएगा, स्टार्टिंग है। फिर हेल्पिंग वर्ब देख लीजिएगा, इज़ है ना, ये इज़, ही इज़। अब वर्ब क्या है, क्लीनिंग, अच्छा। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम। ये हो गया रीअरेंज दोस्तों। अब हो गया सही से सेंटेंस बना दिया अपने, ही इज़ क्लीनिंग द रूम, वह कमरे की सफाई कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें इधर उधर दे रखा था उन्होंने, अब तो सिस्टमेटिक ढंग से जमा दिया है हम। और कब जमा पाते हैं हम, जब हमें स्ट्रक्चर याद होती है। स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तो हम क्या इसको, ये जो है क्लीनिंग ही द रूम इज, क्या हो, ऐसे गलत हो जाएगा ना अपना। तो इसलिए हमें स्ट्रक्चर होना, याद होना ज़रूरी है। और नहीं याद है तो दिमाग में आ जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, और फिर वर्ब लिखा जाता है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और अदर वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो दोस्तों इस प्रकार से स्ट्रक्चर याद होना भी ज़रूरी होता है। अकेले होना और अकेले रोना, अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। लोग न जाने क्यों चालाकी करते हैं, साथ भी रहते हैं, जलते भी हैं, तारीफ भी करते हैं, और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। लास्ट सेंटेंस है, हरी मीट्स यू एवरी डे, हरी मीट्स यू एवरी डे चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। देखिएगा, हरी रोज़ तुमसे मिलता है, हरी रोज़ तुमसे मिलता है,
इंट्रोगेटिव बदलना। दोस्तों अब हमको क्या पता चलेगा, क्योंकि हमने अभी बोला ही है कि यदि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए या तो डू लिखेंगे या डज लिखेंगे। और डू कहाँ लिखेंगे, डज कहाँ लिखेंगे, स्ट्रक्चर समझा ही रखा है हमने। यदि ही शी इट नेम सिंगुलर, यदि ये चीज़ें इतनी चीज़ें आई तो सबसे पहले डज लिखेंगे, और आई वी यू दे और प्लूरल यदि है तो डू लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, नेम है कोई भी, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डज लिखेंगे। डज हरी मीट्स नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मीट, क्योंकि ये वर्ब में जो ये फॉर्म आ रही है एस वाला, ये हट जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में इधर आ गया तो इधर नहीं आएगा। तो डज हरी मीट यू एवरी डे, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। धीरे धीरे छोटी चीज़ भी है और अच्छी चीज़ भी है कि हमको इससे पता चलता है कि सो दैट कैसे यूज़ करते हैं, अनलेस कैसे करते हैं, टू कैसे यूज़ करते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट क्लास में और भी डू एज डायरेक्टेड करेंगे। दोस्तों कैसी लगी क्लास आपको, अच्छा लगी क्लास तो ठीक है दोस्तों, आप ऐसे देखते रहें, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। हम और अच्छे अच्छे प्रश्न लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर